हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो सैम्पल पेपर के हैं। आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि इसमें हम केवल सैम्पल पेपर ही सॉल्व नहीं करेंगे, ग्रामर के साथ एडिशनल क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन आंसर आएंगे क्षितिज के हों या कृतिका के हैं, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे उस पर भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट हम क्वेश्चंस में आते हैं। ये आपका अब सेट 3 है। ठीक है, इससे पहले भी 2 सेट आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो सीधे हम पहले ग्रामर में आते हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज तो अनसीन है, यानी कि जैसा वहाँ पर आपको थिंकिंग बेस्ड पे आपको जो समझ में आएगा वो वहाँ पर करेंगे। लेकिन फिर भी कथन और कारण के लिए मैं हर बार आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ पर परंतु, लेकिन, और, तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि कथन सही है, कारण सही है, या कारण सही नहीं है, व्याख्या सही नहीं है। इस प्रकार से आप उत्तर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका पहला प्रश्न है, घायल सैनिक ने शस्त्र उठा लिए। देखो, पहला जो है वो वाक्य भेद पर आधारित है, और वाक्य में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इसमें प्रश्न इस प्रकार भी आ सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है? सरल वाक्य। ऐसा कौन सा वाक्य है जो अलग अलग स्वतंत्र उपवाक्यों में बंट सकता है? ठीक है, वो क्या है? वो संयुक्त है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिस पर एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है? वह है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य के में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य का कोई भेद नहीं है, बस आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आते हैं हमने प्रश्न में। पहला प्रश्न है, घायल सैनिक ने उठकर शस्त्र उठा लिए। घायल सैनिक ने उठकर शस्त्र उठा लिए, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। यानी कि जो अभी ये जिस फॉर्म में है वो है सरल फॉर्म में, इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। तो क्या होगा? घायल सैनिक उठा और उसने शस्त्र उठा लिए। घायल सैनिक उठा और शस्त्र उठा लिए, या घायल सैनिक उठा और उसने शस्त्र उठा लिए। तो उठकर, कारण, ही, ये किस में आते हैं? सरल में आते हैं। इस बात का ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा। तो मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा, सरल वाक्य है, इसका मिश्र वाक्य बनाना है। तो बहुत ही सरल है, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। अगर हम बात करें, अब मिश्र है तो इसमें प्रधान भी होगा और आश्रित भी होगा। तो मैंने ऐसा व्यक्ति देखा, ये क्या है? प्रधान है। जो दुबला पतला था वो आश्रित है। और आश्रित का कौन सा भेद है? संज्ञा है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है? तो जो और वह किस में आते हैं? क्योंकि इसमें व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, हमने एक प्रश्न के साथ 3 प्रश्न समझ लीजिए। अगला है, मेहुल ने खाना खाया और चला गया। ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, मेहुल ने खाना खाया और चला गया, इसको सरल वाक्य बनाना है, मेहुल खाना खाकर चला गया। अगला है, जो लोकप्रिय होता है उसका सम्मान होता है। तो जो लोकप्रिय होता है उसका सम्मान, ये मिश्र वाक्य है। अब जो लोकप्रिय होता है ये आश्रित है और उसका सम्मान होता है, ये प्रधान है। तो जो लोकप्रिय होता है कौन सा आश्रित उपवाक्य है? विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अगला है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है। रचना के आधार पर इसका वाक्य बताइए। तो यह है संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे जो प्रश्न है वो वाच्य पे आधारित है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा। ये कौन सा वाच्य है? क्योंकि नवाब साहब ने, यानी कि कर्ता ने, कर्तृवाच्य है। ठीक है, नवाब साहब के द्वारा फिर एक बार खिड़की से बाहर देखा गया, कर्मवाच्य हो जाएगा। दिनेश द्वारा शिकार किया जाता है, ये कर्मवाच्य में है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो क्या होगा? दिनेश शिकार करता है ना। दिनेश शिकार, ने लगाना आवश्यक नहीं है, बस हमारी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आनी चाहिए। तो दिनेश द्वारा शिकार किया जाता है का क्या होगा? दिनेश शिकार करता है, कर्तृवाच्य। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, इसका भाववाच्य क्या होगा? हमसे, से वाला लगा देना आपने भाववाच्य में। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, और हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, ये कर्तृवाच्य है। अगला है, मंत्री जी सभी का स्वागत कर रहे थे। तो ये कर्तृवाच्य, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? मंत्री जी द्वारा सभी का स्वागत किया गया। अगला है, आओ नौका विहार किया जाए। ये कौन सा वाच्य है? ये भाववाच्य है। ठीक है, अगर इसका हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो क्या होगा? इसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि आओ नौका विहार किया जाए, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो भाववाच्य में, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा। अगला है, पद परिचय। पद परिचय में आते हैं, और पद किसे कहते हैं? पद परिचय किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो उसे पद कहते हैं, और पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है।
पहला है मुझे आम नहीं मिला, हमको मिला का पद परिचय बताना है। तो मिलना, खोना, सोना, जागना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, ये क्रिया है। तो ये कौन सी है, मुझे क्या नहीं मिला, मुझे आम नहीं मिला। तो प्रश्न बन रहा है, यानी कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से आप प्रश्न बनाएंगे। आपको अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया पुल्लिंग, एकवचन और कर्तृवाच्य। दूसरा है ख, सोहन इसी घर में रहता है। सोहन तो बहुत ही आसान है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन और कर्ता कारक। दूसरा है घर में कौन रहता है, घर में, मैं भी लगा है तो उसमें कारक भी होगा, ठीक है। तो घर जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है और कारक कौन सा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर अधिकरण में पर, तो यानी कि कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। अगला है मुड़कर देखा तो अवाक रह गई। देखिए मैंने आपसे कई बार कहा कि क्रिया विशेषण आपको अच्छे से देखना है। तो अवाक रह गई, रहना क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहे अवाक। देखो क्रिया को करने के चार तरीके होते हैं। तरीके सेंस क्रिया 4 प्रकार से घटित होती है। कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कितनी हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि कोई क्रिया कैसे हो रही है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अवाक का क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण अगर आ गया तो इसमें कोई लिंग वचन नहीं होगा, बस इसका विशेष क्रिया क्या है, रह गए हैं। अगला है वे लोग घर पर हैं, वे अभी बाजार में थे। वे लोग, अब देखिए लोग संज्ञा है, वे सर्वनाम है, तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा है कि वे अभी बाजार थे, तो वे के पीछे अभी लगा है, संज्ञा नहीं लगा है, तो वे अभी, ये टाइम बता रहा है, तो वे अभी, ये क्या है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है, वे अभी बाजार में थे। अगला अलंकार, नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं। देखो यश धारा सी आ गया ना, तो सी से आप समझ लेना कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, क्योंकि वाचक शब्दों का प्रयोग किस में होता है, उपमा अलंकार में होता है। अगर आपसे ये पूछ रहे कि उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इसको भी आप याद रखेंगे। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं बच्चों, 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो ये कौन सा अलंकार है, ये उपमा अलंकार है। अगला है सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। अब देखो यहाँ पर भी वाचक शब्द है मनो, तो मनो, जनो, जानो, जनहु, मनहु, ज्यों, ये किस में आता है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो अतिशय उक्ति है ना, अतिशय उक्ति मतलब जहाँ पर अतिशयता हो, बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण आपको देना है, उदाहरण क्या देंगे आप, जैसे वाला दीजिए, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। राणा ने सोचा आगे नाला बड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, इतने में था चेतक उस पार। ये सब अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण है। अतिशयोक्ति अलंकार आप जब बताएंगे तो उदाहरण, अगर 100 उदाहरण लिखा है, आपको परिभाषा भी देनी है और उसके साथ उदाहरण भी देना है, ठीक है, तब आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। और ध्यान रखें ग्रामर आपकी वस्तुनिष्ठ है, यानी कि आपके अति लघु प्रश्न आएंगे तो मात्राओं के जरूर अंक कटेंगे, तो मात्राओं का विशेष ध्यान दें, ठीक है। अगला है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन सागर, मन को सागर के समान नहीं कहा, सागर कह दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल का हंसना कलिया का मुस्काना, ये तो भाई मानव की क्रियाएं हैं, तो कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। अब आते हैं हम पठित गद्यांश, ये तो आप आसानी से कर लेंगे, है ना। तो मैंने आपसे कहा है कथन और कारण पे आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर है कि प्रस्तुत गद्यांश में, ये वाला है बाल गोविंद भगत का, जब वो जाड़े की ठंड में जब वो बजाते हैं तब का है। तो प्रस्तुत गद्यांश में वातावरण को रहस्यमयी कहा गया है, क्योंकि जब कोहरा आता है तो आसमान स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब मैं जाड़े से कपकपा रहा था, मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, ये जरूर याद रखना। लोग सोचेंगे ये मैं बाल गोविंद भगत है, नहीं, ये मैं लेखक है, क्योंकि लेखक उनकी दिनचर्या से हैरान था, अचरज था, विस्मय था, इसलिए वो बार बार कहता है कि मैं जाड़े में कपकपा रहा था, और जो बाल गोविंद भगत हैं उनके श्रमबिंदु चमक रहे थे, ठीक है, याद रहेगा ना। तो मैं माने कौन है, लेखक है। अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन आंसर में। हालदार साहब के द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला अपनी आंखें क्यों पोंछने लगा। ईजी सा प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है जब कैप्टन की मृत्यु हो गई थी तो पान वाला जो उसकी मजाक उड़ाता था वो भी मजाकिया स्वभाव का तो था, लेकिन उसके साथ साथ ही वो क्या था, हृदय का वो बहुत ही भावुक व्यक्ति था, दुखी था। इसलिए यहाँ पर आप पूरा वो लिखेंगे और ये आपका 4-5 लाइनें में आना चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न है। अगला है नवाब साहब द्वारा किए गए किस कार्य से लेखक को पात्र, घटना आदि की अनुपस्थिति में कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। तो वही जो उन्होंने बिना खीरा खाए खाली सूंघने मात्र से उनका पेट भर गया, डकार लेने लगे, तो उसको देखकर लगा कि अरे मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, और बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी खाद्य वस्तु को बिना खाए भी लोग पेट भर सकते हैं। तो इस घटना से उनको लगा कि बिना किसी पात्र, घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। अगला है
एक कहानी यह भी लेखिका को प्रारंभ में हिंदी के किस उपन्यास को समझने में कठिनाई हुई, कुछ सालों बाद भी उपन्यास से क्या जानकारी प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये एनसीईआरटी के अंदर से लिया गया है। एक कहानी यह भी लेखिका मनु भंडारी की प्रारंभ में अज्ञेय जी द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी को समझने में कठिनाई हुई, क्योंकि लेखिका उसमें छोटी थी और बिना लेखकों की जानकारी के केवल पुस्तकों को पढ़ती रहती थी। परंतु जब उनका शीला अग्रवाल के से परिचय होता है तो शीला अग्रवाल ने साहित्य की दुनिया में उनका प्रवेश करवाया और लेखिका ने तब शरतचंद्र, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल आदि लेखकों को पढ़ डाला और शेखर एक जीवनी को दोबारा पढ़ा। इस बार लेखिका को उसके जीवन मूल्य समझ में आए। उसे पता चला कि यह शायद मूल्यों के मंथन का युग है। नैतिक, अनैतिक, पाप पुण्य से बनी धारणाओं को तर्क वितर्क के साथ ध्वस्त किया जा रहा है। ये एनसीईआरटी के अंदर जो पैराग्राफ है ना बच्चों, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कुछ पॉइंट्स इसके नोट्स बना लेना कि अज्ञेय क्योंकि वो रचना थी जिसको उन्होंने दोबारा पढ़ा, शेखर एक जीवनी। अगला है संस्कृति पाठ के आधार पर सुसंस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो सुसंस्कृत, ये तो बहुत इजी है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि भाई जो अपनी बुद्धि विवेक से किसी नई वस्तु की खोज करे और दर्शन करे, अर्थात किसी नई वस्तु की खोज करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सुसंस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए न्यूटन को सुसंस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। अगला है आपका पैसेज है, मन की मन ही माज रही, सूरदास की गोपियाँ हैं। इसका हम कथन कारण देखते हैं। गोपियों के जीवन का आधार उद्धव के आने की आशा है। तो ये तो कथन ही गलत है। वो कह रहा है कि गोपियों के जीवन का आधार उद्धव के आने की आशा नहीं था। वो किसकी आशा कर रहे थे? श्री कृष्ण की आशा कर रहे थे। कृष्ण के विरह में गोपियों के तन मन की व्यथा को सहा। ये कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है। ठीक है, अब अगला है गोपियाँ विरह की ज्वाला में क्यों जल रही थी। कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा ऐसे लग रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। क्यों जल रही थी? कृष्ण के योग संदेश से, उद्धव के संदेश से, कृष्ण के चले जाने से, उद्धव के चले जाने से, विरह की ज्वाला में जब तब इसलिए जलती जब उनको पता चलता है कि उन्होंने वहाँ से क्या भेजा है, योग का संदेश भेजा है। ठीक है, अब आते हैं हम जो गद्य पद्य के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए वाद विवाद का क्या कारण था? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पे बताइए। वाद विवाद मतलब जो झगड़ा हुआ उसका कारण क्या था? लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई थे, अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। परशुराम सभा में आकर राम पर क्रोध कर रहे थे और उन्हें शिवधनुष भंग करने का अपराधी मान रहे थे। अपने बड़े भाई का पक्ष लेने के लिए लक्ष्मण के लिए परशुराम से वाद विवाद करना आवश्यक हो गया था। आप इसको यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, कवि ने बादलों की सुंदरता का बखान किस प्रकार किया है? उत्साह कविता के आधार पर वर्णन कीजिए। तो कविता के अनुसार बादल सुंदर हैं, काले घुंघराले हैं, बालों जैसे हैं, उनके हृदय में बिजली का निवास है, वह अपनी भयंकर गर्जना से उत्साह प्रकट करते हैं, वे वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं और साथ ही साथ पीड़ित प्यासे मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आत्मकथ्य कविता के आधार पर कवि अपने जीवन की दुर्बलताओं को क्यों नहीं बताना चाहता? क्योंकि कवि जो है वो बहुत ही अपने जीवन में वो सोचता है कि उसके जीवन में कभी सुख के पल नहीं आए। अगर वो ऐसी घटनाओं को बताएगा तो कहीं सुनने वाले ये ना सोचें कि उसके दुख का कारण हम ही हैं या कोई उस पर हंसी ना उड़ाए। ये प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की दुर्बलताओं को किसी को बताना नहीं चाहा, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सीधा था और मुझे छला गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। नदियों का पानी का जादू का काम कैसे करता है? फसल कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखो, फसल अनेक नदियों के जल से सिंचित होती है। नदियों का जल फसल के रूप में परिणित होता है। मिट्टी के भीतर बोझे जो बीज होता है वो नदियों का पानी जादू का असर करता है। इसी प्रभाव से बीज अंकुरित होता है और धरती को चीर कर बाहर निकलता है और फिर धीरे धीरे विकसित होकर फसल का रूप धारण करता है और यही नदियों के जल का जादुई प्रभाव है। इसको आपको ऐसे करके लिखना है। अगला है कृतिका के क्वेश्चन देखते हैं। भोलानाथ के अपने पिताजी के साथ घनिष्ठ संबंध थे, वे उसके साथ हर खेल में हिस्सा लेते थे। भोलानाथ की उसके पिता के साथ कुश्ती में किस प्रकार के संबंधों का पता चलता है? देखिए, ये बहुत ही क्या इस प्रकार के संबंध आज भी विद्यमान है? तो ऐसा प्रश्न लिखने में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें आप पहले तो भोलानाथ और उसके पिताजी के जो किस्से थे वो लिखोगे और उसके बाद बताओगे कि आज ये विद्यमान है या नहीं है। देखो, आज आप सभी जानते हैं विद्यमान नहीं है, कि हर माता पिता के पास आज उतना समय नहीं है ना। तो अगर हम इसमें बात करें कि आज की जो जीवन शैली है वो आगे बढ़ने की दौड़ है ना, और आत्मीय संबंध कमज़ोर बढ़ते जा रहे हैं, सब किसी को किसी चीज़ के लिए समय नहीं है। इसमें बढ़िया पिता पुत्र के संबंध को दिखाया गया है कि निर्धन वर्ग में तो इस संसार के संबंध फिर भी देखे जा सकते हैं, किंतु उच्च स्तर के समाज में पिता के लिए इस प्रकार के खेलों के लिए समय निकालना बिल्कुल कठिन है। आप खुद ही कल्पना कीजिए कि आपने अपने पिता के साथ अंतिम खेल कब खेला था, है ना। इस प्रकार से आप इसको वैल्यू बेस्ड बनाते हुए लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, युमथांग जाते हुए लेखिका ने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका को यह अनुभव कब हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य। देखो, चलायमान सौंदर्य का मतलब क्या है, जो प्रकृति है ना, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमेशा चलायमान रहती, चाहे वो नदी हो, चाहे हवा हो, चाहे वो सतत मान चलते हुए झरने हो, चाहे वेग से गिरती तिस्ता नदी हो, उन्होंने कहा ना धीमे चलती हुए हवा हो, प्रियुता रोडोडेंड्रो के फूल हो, ये सभी प्रकृति की सुंदरता किसमें है, चलायमान में है। कोई चीज़ अगर रुक गई ना तो वो क्या होगी, वो सड़ जाएगी। रुका हुआ पानी गंदा होता है, लेकिन चलता हुआ पानी कैसा होता है, साफ होता है ना। तो उसी प्रकार आपको इसमें उस एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ को यहाँ पे लिखना है। अगला है, हिरोशिमा में विस्फोट पीड़ित लोगों को देखकर लेखक का हृदय उनकी पीड़ा से व्यथित हो गया। मैं क्यों लिखता हूँ, क्या था बताइए कि हिरोशिमा पर लिखी गई कविता अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक जापान घूमने गया तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए प्रेरित नहीं कर पाया। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखकर उसको हिरोशिमा से विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति हुई, जिसने लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखिए, अगर इसमें अनुच्छेद की बात करें, समय का सदुपयोग बहुत ईजी है, खेलकूद का महत्व ये भी ईजी है, विकास की देन दूषित पर्यावरण ये भी ईजी है ना। यानी कि जो हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के नाम पर हम पॉलीथीन का या किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, या पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, या विज्ञान के आविष्कार पे हम न्यूक्लियर का कुछ आविष्कार कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या जो रेडिएशन फैल रहा है, ये विकास की देन है, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, उसी को आप सिलेक्ट करें। और याद रखें, अनुच्छेद का फॉर्मेट क्या है बच्चों, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है, कोई पैरा चेंज नहीं करना है। जो निर्देश बिंदु दिए हैं उनको उसमें इंक्लूड करना है, नॉट अ सिंगल हेडिंग। उसमें आपको कोई सिंगल हेडिंग भी नहीं डालनी है, और ना ही इनको अंडरलाइन करके दिखाना है। वो तो अलग चीज़ है, जो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहें उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे पर्टिकुलर हेडिंग डिफाइन उसमें नहीं करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको फॉर्मेट के अंक कट जाएंगे, आपको बहुत कम नंबर प्राप्त होंगे, जबकि ये 6 नंबर का है। अब अगले हैं, देखिए इसमें राइटिंग सेक्शन है। अगर हम थोड़ा, आप ईमेल का फॉर्मेट जरूर देखिए, यहाँ पर डब्बा बनेगा, बॉक्स बनेगा, इसका ध्यान दें। और जैसे चेकबुक ना मिलने की शिकायत है तो विषय बहुत छोटा लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और चेकबुक और बैंक वाला अगर होगा तो आपको अपना खाता नंबर लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। और ऐसे ही देखो, यहाँ पर रक्षक हेलमेट का विज्ञापन है, विज्ञापन का आप ध्यान देंगे। विज्ञापन में फॉन्ट की वैरायटी होती है बच्चों, देखो ना, एक फॉन्ट ऐसा है, फिर यहाँ पर देखो थोड़ा डेकोरेशन है, एक फॉन्ट ऐसा है। ये नहीं कि आपने एक सिंपल एक प्लेन फॉन्ट में लिख दिया, ऐसा मत करना। इससे अच्छा तो आप क्या ले लेना, संदेश लेखन ले लेना। आप विज्ञापन तभी लेना जब आप आकर्षक उसको बना सको, तभी आपको अंक मिलेंगे। जबकि संदेश में क्या है, आपको फॉर्मेट से ही लिखना है, लैंग्वेज से ही लिखनी है, आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। जैसे देखो, इसका फॉर्मेट देखो आप, संदेश लेखन का बधाई संदेश है। बधाई संदेश में क्या है कि दिनांक डालनी है, समय डालना है, प्रिय बहन, बहन को लिखना है, प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया है, तो आपने पहले हेडिंग डाल दी, प्रथम स्थान के उपलक्ष्य में बधाई संदेश, ठीक है, ये हेडिंग डाल दिया। फिर लिखा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। देखिए राइट साइड में कोई डेट टाइम कुछ नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। कई बच्चे पुराना फॉर्मेट देख के कर रहे हैं, उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो दिनांक आ गई, समय आ गया, प्रिय बहन संबोधन आ गया, और सस्नेह भी आ गया। फिर यह 10वीं परीक्षा की बोर्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, कठोर परिश्रम के कारण प्राप्त किया, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इस प्रकार लिखा। फिर तुम्हारी बड़ी बहन क ख ग, नाम नहीं दिया है तो क ख ग, नाम दिया है कि आप ये हैं और वो हैं, तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप, मेरे अनुसार तो अगर आप विज्ञापन में चित्र नहीं बना सकते हैं, उसको आकर्षक नहीं बना सकते हैं, तो संदेश लेखन का फॉर्मेट आप याद रखिए अच्छे से, उसको आप संबोधन और लास्ट की एंडिंग याद रखिए, और डेट और टाइम याद रखिए, तो आपके लिए संदेश लेखन ईजी रहेगा। ईमेल लेखन आपको करना ही है, क्योंकि इसकी जगह सोवृत्त लेखन है, वो आपके लिए टफ होगा, उसको ना करें, ठीक है बच्चों। तो ये था प्रैक्टिस सेट भाग 3। इसके बाद भी प्रैक्टिस सेट डालते रहूँगी, और नए नए क्वेश्चन जो हैं, या जो ग्रामर के क्वेश्चन इस प्रकार हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।